कैसे कैसे टैक्स में क्या क्या स्लैब रहता है और उस स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब बातें आती है कि किन लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो जानने के लिए आपको छोटा सा एक स्लैब जो मैं अभी गवर्नमेंट के साइट में जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट से मैंने ये निकाला है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अभी लेटेस्ट आपको यही मिलेगा इस साल का 2021-22 का असेसमेंट ईयर आपको देख पा रहे होंगे आप। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और आपका यहाँ जो आप देख रहे हो असेसमेंट जो दिख रहा है 2021-22। तो आप यहाँ पे जो टैक्स जो आप देख पा रहे हैं जो अभी स्लैब मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ मैं इसी टैक्स स्लैब पे कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे परीक्षा में जो आपको सवाल पूछे जाएगा वो आपको देगा प्रश्नों में स्लैब। इसलिए मैं एक काम ये भी किया हूँ आपके लिए कि 2 सवाल मैं इससे रिलेटेड रखा और एक सवाल मैं स्पेशली पिछले का जो पहले जैसे 1.5 लाख पे छूट है तो उसका पूरा कैसे कैसे आते हैं सवाल वो भी रखा हूँ। और एक सवालों को जो नहीं भी दिया है तो अभी अगर वर्तमान में अगर आपसे ऐसा इन केस ऐसा आ जाए परीक्षा में कि वित्तीय वर्ष आपका ये फाइनेंशियल ईयर का अभी का ले ले 2020 का ले ले तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इस समय का स्लैब है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उन लोग ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में चीज़ों को मेंशन करते हैं, उसी के हिसाब से आपको रेट लगाना है। अब बात ये आती है कि करना क्या है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो डिटरमाइन किया है तो मैं पहले इसके बारे में आपको समझा दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा है कि अप टू 2.5 यानी ये 2.5 लाख रुपया जो है इस 2.5 लाख तक आपका यहाँ पे नील है यानी जीरो, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए तक में आपके लिए कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है, 2.5 से 5 है तो आपको कितने % का टैक्स देना है? 5% का। अगर 5 लाख से 10 लाख का बीच है तब आपको कितने % टैक्स हो जाएगा? 20। और 10 लाख से जितनी भी ऊपर इनकम हो गया तो आपको कितना % जाएगा? 30% जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरा इनकम 11 लाख रुपए है साल का तो मैं 11 लाख में ये नहीं कि मैं 11 लाख का 30% दूंगा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को पहले 2.5 लाख पे मुझे छूट मिलेगा, बाकी बचा कितना? 2.5 से 5 यानी इस 2.5 लाख को मैं 5% पे टैक्स दूंगा और बाकी जो मेरा जो बच रहा है 5 से 10 लाख उस पर मैं 20% का टैक्स दूंगा। यानी समझ लीजिए कि 2.5 लाख तो बिल्कुल छूट गया, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%। अब बचा कितना? ये हो गया टोटल मेरा 10 लाख। अब बचा मेरे को, चूंकि मेरी इनकम 11 लाख है तो बचा कितना? 1 लाख। और जब 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर मैं टैक्स जो दूंगा वो 30% का दूंगा। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ पर? तो ये स्लैब है, ये आपके उनके लिए है जो अभी के कैटेगरीज में इंडिविजुअल्स में जिनकी आयु 60 साल के अंदर है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन वाला है तो कुछ खास फर्क नहीं है दोस्तों, उनको बस इतना है कि जो छूट 2.5 लाख पे जो 60 साल के पहले वाले को मिलता है उनको 3 लाख तक मिल रहा है। लेकिन अगर रेंज देखें जहां 2.5 से 5 पे उनका 5% है वहां 3 से 5 पे उनका, यानी अगर मैं इधर की ओर चलूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये 3 से 5 लाख, तो 3 से 5 लाख पे जो इनको छूट मिल रहा है 5% का, तो ये वही है 5% जहां 2.5 से 5 है, इनका 3 से 5 है। 2 लाख में के मार्जिन पे है, उनका 2.5 लाख के मार्जिन पे है। बाकी देखिए 5 से 10 पे दोनों का सेम है और 10 के ऊपर में सबका सेम है। इसी प्रकार सुपर सीनियर सिटीजन भी है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी आयु 80 साल के ऊपर है, वो भी, तो उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि वो 3 लाख की जगह पे उनको सीधा 5 लाख तक का बेनिफिट है। यानी अगर उनकी इनकम सालाना अगर 5 लाख रुपए अगर बन रहा है तो 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर उनको 6 लाख रुपए बन रहा है तो 5 लाख तक छूट गया, बाकी 1 लाख के ऊपर उनको 20% का टैक्स जाएगा। क्योंकि रेंज जो है अगर सीनियर सुपर सिटीजन की बात करूं तो 5 से 10 लाख पे क्या है? 20% का टैक्स है। यहां तक समझ में आ गया? ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद जो चीज है, अगर किसी का इनकम 50 लाख से ऊपर का हो जाता है, ये 10 लाख के ऊपर में भी अगर मैं बात किया तो 10 के ऊपर अगर किसी का मान लीजिए इनकम 50 लाख से भी ज़्यादा है तो 50 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में इनकम है तो उनको 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा, अधिभार देना पड़ेगा।
समझ में आएगा दोस्तों। वो स्लैब भी आपको दिखा रहा हूं, ये भी। लेकिन इनको और क्या देना पड़ सकता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि इनको स्पेशली इतने के बाद भी, मान लीजिए मेरी इनकम अगर 5 लाख है तो मैं 2.5 लाख पे छूट पाया, और 2.5 लाख के ऊपर यदि मैं 5% टैक्स दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे अभी के वर्तमान स्थिति को लेकर चलूं तो 4%, कितना परसेंट, 4% मुझे सेस देना पड़ेगा। और शेष किसका है, उपकर बोलते हैं हिंदी में। शेष मिलेगा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। पहले के जो थे सेक्शन उसमें सिर्फ एजुकेशन पे दिया जाता था, लेकिन अभी हेल्थ को भी शामिल कर लिया है। पहले 3% एजुकेशन का होता था, अभी 4% है एजुकेशन और हेल्थ मिलाकर। यानी अगर मेरे को 2.5 लाख का 5% अगर मैं दे रहा हूं तो जाहिर सी चीज है इस 5% के ऊपर जो मेरा टैक्स जितना ही बनेगा, अब उसका मैं 4% और क्या देने वाला हूं, सेस देने वाला हूं, उपकर देने वाला हूं। ये दोनों चीज जुड़ेगा तब जाकर के मेरा एक स्लैब ये तैयार होगा कि मैंने इतना रुपया सरकार को दिया, अदा किया। क्लियर है यहां तक? तो ये होता कैसे है, परीक्षा में लिखना क्या है, और यही वो तरीका है, यही वो सिस्टम है। और ये चीज आपने कर लिया तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका परीक्षा में जो लिखोगे रियल में आप इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे ही फाइल किया जाता है अगर इस बेस पे देखोगे। तो इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कई जगह पे, अब जैसे मान लीजिए मेरा 2.5 लाख रुपया, 5 लाख है इनकम, 2.5 लाख रुपया, लेकिन 2.5 लाख रुपया मैं टैक्स दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ LIC मेरी कोई पॉलिसी होगी, या मैं कहीं और पे कुछ, तो कुछ ऐसे हैं जो 80C के रेंज में आता है। 80C में कुछ चीजों में छूट देती है सरकार, तो उसमें जो चीज़ अगर मैंने किसी को पटा दिया है पैसा, या मैं किसी चीज़ों में बेनिफिट ले रहा हूं, तो उतना जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर दूंगा, और उसके बाद जो मतलब जो डिफरेंस अमाउंट जो बन रहा है उस पर मैं टैक्स पे करूंगा। ये फंडा है। तो क्या क्या चीज़ है जिसपे सरकार डिटरमाइन की है, उस पर कुछ देख लेते हैं। वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका जो सरचार्ज है वो कितना है। आप देखिए सरचार्ज जो दिया हुआ है खास तौर से 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% एक्स्ट्रा लगेगा। आप देख रहे हो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है अगर, तो उनको 15% जाएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो उनको 25% सरचार्ज लगेगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो उनको 37%, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो भी उनका 37%। तो ये 37% के बाद हर 1 करोड़ पे उनका बनेगा। तो खैर अब बातें आती है, ये तो कॉमन बातें हो गई, ये ऐसा है। इतने लेवल पे तो वैसे सवाल नहीं आएंगे कि 1 करोड़ है इसका 5 करोड़ है, उतना अभी तक तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ एक नॉलेज में है कि अगर सरचार्ज अगर किसी का है तो सरचार्ज जोड़ करके भी सवाल कर सकते हैं। अब मैं वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिसपे ये पता चल जाएगा आपको कि एजुकेशन और हेल्थ सेस जो है, यहाँ अगर मैं बात किया तो ये आप देख रहे हैं, ये शिक्षा, यहाँ पे स्वास्थ्य भी लिखा होना है, स्वास्थ्य नहीं लिखा, इसको मैं स्वास्थ्य आप चाहो तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हेल्थ से साथ में लिखा है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये अभी के समय का है, वर्तमान समय का मैं लिया हूँ। यानी 4% का जो मैं आपका इनकम टैक्स में आपको ये दे रहा हूँ, सेस की बात कर रहा हूँ, तो 4% आपको अलग से ये आपका सेस लगेगा। अब बात ये आती है कि इनकम एग्जम्पशंस कहाँ मिल रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर, आयकर से छूट किन किन चीज़ों में दिया जा रहा है। तो ये है मेरा, आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है पहला नंबर प्रोविडेंट फंड के ऊपर भविष्य निधि, दूसरा आप देख रहे हैं लोक भविष्य निधि, फिर केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको ये जितने भी चीज़ दिए हुए हैं करीब 17 पॉइंट है, इस पे आपको ये चीज़ अगर दिया रहेगा, जब भी परीक्षा में सवाल आएंगे तो ये मेंशन किया रहेगा कि, और अभी आप प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, इससे आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे आपका ट्रस्ट में कोई अगर है या शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल या अनाथालय में 50% के ऊपर बनता है, और आपका 50%, और इसके अलावा अगर मैं कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो उनको 50,000 रुपया, और गंभीर रूप से अगर कोई डिसेबल है तो 75,000 रुपये तक का वो छूट पा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में 1 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं जाएगा। एग्जम्प्ट कितना होगा, 1 लाख रुपये की सीमा तक। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि गणना कुछ कैसे किया जाता है, उस गणना पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं।
कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का परिकलन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वित्तीय वर्ष में हमारी अगर कोई इनकम है, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए इनकम है, तो मैं सबसे पहले 5 लाख लिखूंगा। 5 लाख में ये देखूंगा कि मैं कहाँ कहाँ पे मेरी डिडक्शन हो सकता है। कोई पॉलिसी है, अगर LIC है या और भी कुछ है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उससे फिर माइनस करूंगा। क्या करूंगा, दूसरे स्टेप में मैं लिख दूंगा कि भाई यहाँ से मेरी ये 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आ रहे हैं, वो मैं क्या करूंगा, 5 लाख में से उसको माइनस कर दूंगा। यदि मेरा पूरा कटौती 5 लाख का है, 25,000 का है, तो मैं 5 लाख में 25,000 किया, तो मैं घटा दिया कितना, 4,75,000। तो तीसरे चरण में वही काम करने वाला हूँ कि कुल आय में से सभी प्रकार की कटौती को घटा करके ये वाली चीज़ों को मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरे को जितना बच गया यानी 4,75,000 रुपये बना, तो इस 4,75,000 के ऊपर मैं टैक्स पटाने की बात करूंगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो मैं वही पहले मैं ये लिखूंगा कि भाई 2.5 लाख के ऊपर छूट है, तो 2.5 लाख पे नील कर दूंगा। और फिर 2.5 लाख यानी 4,75,000 में से अगले 5 लाख में से अगर मैं अगले 5 लाख के रेंज में जा रहा है, तो ये इतना जो है 2.5 लाख के बाद मेरे कितने बच गए, तो जाहिर चीज़ है 2,75,000 रुपये बच गए मेरे। तो 2 लाख आपको 25,000 रुपये। और अगर मैं इसकी बात किया तो ये जो है आपका, इस पे हम क्या करने वाले हैं, टैक्स पटाने वाले हैं। तो इस पे टैक्स की जो गणना होगी, जब जो टैक्स बनेगा, अगर मेरा 5% का टैक्स बन रहा है, तो 5% के बाद मैं उसमें शिक्षा उपकर की यानी आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस की बात करूंगा, इसको जोड़ दूंगा, और ये जोड़ने के बाद जो मेरा होगा वो टैक्स स्लैब बनेगा। ठीक है, अब हम सीधा सीधा सवालों को सॉल्व करते हैं और आपको यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, परीक्षा में लिखना क्या है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे लिखना है इसको आप लोग भली भांति समझिएगा और ऐसे ही उतारिएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें शॉर्टकट इसलिए नहीं है क्योंकि आप मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं, और इसमें भी आप स्टेप डाउन नहीं कर सकते इस चैप्टर में, खास तौर से क्योंकि वो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। एक भी अगर आप इधर उधर किए तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है। क्लियर है दोस्तों? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, आपको बोल रहे हैं कि किसी शासकीय अधिकारी का वेतन से कुल वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को अगर छोड़ दें तो 5,29,500 रुपये है। यदि वो हर महीना 2,000 रुपया सामान्य भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में हर महीना 2,000 दे रहा है, मतलब एक साल में वो कितना देगा, 12 दूनी 24,000 रुपया। GIS में अगर वो हर महीना कितना दे रहा है, 200, तो कितना देगा वो 12 महीना में, 2,400 रुपया। LIC में वो हर साल कितना दे रहा है, 9,000 रुपया। वो हर साल है तो एक बार का ही 9,000 हो गया। अब इसके आधार पे हम गणना करने वाले हैं। तो लिखना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे हल करके बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला नंबर ऐसे मेंशन करेंगे और लिखेंगे वेतन से कुल वार्षिक आय। ये इसकी वेतन है तो आप वेतन से कुल वार्षिक आय, तो आपको लिखना पड़ेगा वेतन से कुल वार्षिक आय। ठीक है, कितना आप यहाँ पे देखिए कितना है, 5,29,000। मैं थोड़ा इतना गैप रखना पड़ेगा आपको क्योंकि कैलकुलेशन भी है इसमें। 5,29,000 यहाँ तक समझ में आ गया। ये आप इसको रुपया लिख देंगे। ठीक है, अब तो ये लोगों ठीक नहीं है ऐसा। अब ये तो हो गया 5,29,000 इनका सैलरी हो गया। सैलरी बोलो मतलब इतना इनका इनकम हो गया एक साल का सैलरी। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि हर महीना, तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखने वाले, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ में उसको छूट लेना है क्योंकि उतना उसने खर्चा किया है, पैसा पटाया है फ्यूचर के लिए। तो अब वो चीज़ है तो उसमें उसको सरकार अगर छूट दे रही है तो वो भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं दूसरे पॉइंट में यहाँ लिखने वाला हूँ, दूसरे में लिखूंगा कर में छूट योग्य राशि। क्या लिखूंगा, कर में छूट योग्य राशि। और क्योंकि ये राशि वार्षिक है, क्योंकि एक साल के लिए आपका ये करना है, तो यहां आप लिखेंगे वार्षिकी।
यानी सीधा सीधा वार्षिक भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। किससे किससे मिल रहा है इस प्रश्न में आप देखिए, तो आपको ये आप देख पा रहे हैं, आपको बोल रहा है प्रति माह 2000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना यानी 1 साल का। तो आपको पहले यहाँ से लिखेंगे, ए नंबर का पॉइंट डालेंगे, क्योंकि ABC करके ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब से बेटर ऑप्शन है ABC अब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, यानी प्रोविडेंट फंड। तो मैं सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ सामान्य भविष्य निधि। कितना है, 2000 रुपया, कितने महीने के लिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2000 गुना 12। ये कितने महीने के लिए बना है, आपके पूरे 12 महीने का। तो ये कितना आ गया आपका 24,000 रुपया, ठीक, 24,000। दूसरा आप देखिए, तो आपको बोल रहा है GIS में प्रतिमाह 200 रुपया। तो ये आप लिखेंगे B पॉइंट में GIS कितना है 200 रुपया, कितने महीना 12। तो ये बना आपका 2400 रुपया, ठीक। तीसरा आपको बोल रहा है LIC की बात कर रहा है, कितना, ये आप देखिए LIC बोल रहा है 9000 रुपया। तो C में मैं यहाँ पे लिखूंगा LIC कितना, सीधा सीधा यहाँ लिखूंगा 9000 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपको एक क्या कैसे लिखना है, आप इधर लिखोगे कर में छूट योग्य राशि, ठीक है। कौन कौन से किस किस का ले रहे हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा A + B + C, और ये आपका बन रहा है 24 और 24 से 30, 30 और 3 33, 33 2 35,400। तो ये आपका राशि जो बना, ये बना 35,400 रुपया, ये हो गया, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरा पॉइंट लिखना है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये एरो मार्किंग की जरूरत नहीं है, मैं स्टेप आपको सीधा दिखाने के लिए किया है। ये थोड़ा सा लाइन से नीचे ऊपर हो गया है ना, तो इसको आप एडजस्टमेंट कर लेना। आप जब लिखोगे तो आपको तो लाइनिंग वाले पेज रहेगा, आप इसको मेंटेन करना है इसको, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपका बन रहा है, तो आप तीसरा क्या लिखोगे, एकदम सेम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर योग्य आय। अब इसमें आपको किस पे टैक्स देना है, तो क्या लिखेंगे, कर योग्य आय। अब कर योग्य आय कैसे निकलेगा, आप लिखोगे पहले में से दूसरे को घटा दो, क्योंकि ये पहला जो है आपके पूरी वार्षिक आय है और दूसरा जो है जिस पे आप छूट चाहते हो, तो ये घटाओगे तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ मेंशन कर लो। पहला कितना है 5,29,000, इसमें से कितना घटाओगे 35,400, तो कितना आ जाएगा 4,94,100। कितना आ रहा है 35,400, 4,94,100 रुपया। अब आपको इस पर टैक्स देना है, क्लियर यहाँ तक। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 4,94,100 तो टैक्सेबल इनकम हो गया आपका, टैक्स पे करना है इसके ऊपर। लेकिन अब सरकार कितना और छूट दी है आगे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अगले कड़ी में आयकर की गणना, आयकर की गणना, आयकर की गणना। आयकर की गणना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप ए पॉइंट डालिए और लिखिए, क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कितने पे, मैं अभी के हिसाब से चल रहा हूँ, इस सभी जो सीरीज चल रहा है इसके हिसाब से चल रहा हूँ कि शासन जो है केंद्र सरकार हमें 2.5 लाख के ऊपर छूट दिया है। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 2,50,000, 2,50,000 रुपये तक का कोई कर नहीं, 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं, ये आपको लिखना है। और ये लिख करके आप इसको बोलेंगे 2,50,000 रुपया
तक कोई कर नहीं। यहाँ तक ऐसे लिखे तो ये बराबर कितना हो गया, इसको आप यहाँ लिख दिए 0। अब आपको कितने पे टैक्स करना है, तो पहले आप दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो इसको B लिखेंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा 2,50,000 से लेकर के रुपया से 5 लाख तक कितना दे रही है, 5% है, ठीक है, 5%। तो आपके पास इनकम टैक्स कितने पे देना है, 4,94,100 पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,94,100 माइनस 2.5 लाख रुपया कर दीजिए, 2,50,000, ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि मैं इसको ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि 2.5 लाख तक तो मुझे कुछ नहीं देना है, तो बचे हुए कितने, तो मैं 5 लाख जो मेरे पास अमाउंट है उसमें से 2.5 लाख को घटा दूंगा, तो ये मेरे जो आएंगे इसी के ऊपर मेरा 5% का टैक्स जाएगा। तो ये मैं इसको बराबर कर देता हूँ, तो ये मेरा बना कितना बनेगा, 2 लाख, आपका ये 2,44,100, 2,44,100 का 5%। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। आप यहां पे लिख सकते हो अर्थात क्या लिखोगे, 2,44,100 गुना 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब इसको आप 5 से गुना कर दो तो ये आपका कितना बनेगा, 4 × 5 = 20, 2 × 5 = 10 और 4 × 5 = 20 और 2 1 × 5 = 5। तो ये कितना आएगा आपका, 12,205। तो 12,205 आप यहाँ लिखेंगे बराबर 12,205 रुपया, ठीक है। तो अब यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे कुल कर। अब यहाँ पे कुल कर क्या है, A + B है, 2 ही तो है, तो A + B मिलकर के कितना बन जा रहा है आपका, अगर मैं A + B लिया तो ये मेरा सीधा सीधा यहाँ पे कितना बन गया, ये बन गया मेरा, ऐसे लिख दिया क्योंकि A पे 0 है और B पे कितना है 12,205, तो मैं यहाँ लिख दिया 12,205 रुपया। अभी काम यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, 12,205 के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ यानी सेस भी तो देना है, ठीक है। तो यही कड़ी में अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ये मान के चलिए अब मेरे पास जगह यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ इस साइड में। यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ कि शिक्षा व स्वास्थ्य कर, उपकर मतलब सेस, CESS, सेस। तो ये कितना है हमारा 12,205 का 4%। मैं 4% क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी के स्लैब में 4% है, इसके हिसाब से ले रहा हूँ। अगर आपको 3% लिखे या कुछ भी लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे, 2 लिखे, 1 लिखे, जितना लिखा रहेगा आपके एग्जाम इसमें क्वेश्चंस में उतना ही आपको लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो 12,205 का 4% निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मेंशन क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे अर्थात 12,205 गुना 4/100। अब इसको आप सीधा सीधा काट दो 25। एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, शॉर्टकट, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपको 12,205 को 25 से भाग देना है तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आप 4 से गुना कर दो और जितना आएगा उसके 2 पॉइंट पहले आप दशमलव लगा दो। यानी अगर मान लीजिए कि इसका अगर आंसर अगर 800 है आया है या 800 आया है तो 800 में 2 जीरो पहले आप हटा दीजिए तो 8 इसका आंसर आएगा। अगर 8,000 आया है तो 2 जीरो आप इधर कर देंगे तो 80 हो गया। समझ में आ रहे हैं। तो 12,205 को अगर आप 4 से गुना करते हो तो 12 × 48 और 200 कितना होता है 48,820 होता है।
48,820 है तो 20 पे आप 20 को छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो कितना बनेगा 488 रुपया 20 पैसा। ये डायरेक्ट हो गया, बिना कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो कहीं कहीं पे यही सब ट्रिक काम आएगा जहां आप कैलकुलेशन से बचोगे और आपका समय भी बचेगा। तो आपका ये सीधा सीधा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको मैं समझा दिया हूँ। तो आप क्या लिखोगे इस साइड, यानी ये जो मैं लिखा इसको एक कायदे से इसके नीचे मुझे लिखना था ये शब्द, यानी ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके अगले कड़ी में मेरे को ये जो है इसको यहाँ लिखना था इस जगह पे। तो ये सीरीज में इसके बराबर बराबर आता, लेकिन अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसे बनाया है आपको। तो ये अगर आप लिखेंगे तो ये बराबर जो वैल्यूज बनेगा ये कितना बनेगा, सीधा सीधा 488 रुपया 20 पैसा, ये मेरा बन गया। ठीक है, अब इसको 488 रुपया 20 पैसा को या तो मैं 489 लिख दूंगा डायरेक्ट, और नहीं तो मैं आगे राउंड फिगर करूंगा जब मैं उस टैक्स के साथ इसको जोड़ूंगा। तो अब आपका ये टोटल कितना है, तो ये वाले लाइन को मैं दोबारा यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना है। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ फिर से यहाँ पे ये बराबर करके, जिससे आपको जोड़ने में आसान हो जाएगा। ये है 12,205, ठीक है, यानी ये कुल कर के साथ है ए प्लस बी, यहाँ लिख दे रहा हूँ कुल कर ए प्लस बी, और ये वाला मैं अगर जोड़ दिया तो ये मेरा जोड़ने से कितना आ गया, ये तो 12,200 प्लस 400 600 और 88 और प्लस 5 कितना होता है, तो 93। तो एक्चुअल में मेरा बना 12,000 आपका 693.20। इसको आप राउंड फिगर में अगर आप लिखेंगे तो ये आप इसको क्या लिखेंगे 12,694 रुपया आपको लिखना पड़ेगा। अतः शासकीय अधिकारी को 12,694 रुपया आयकर देना होगा। ऐसे ही करना रहता है। सपोज एक क्वेश्चन